प्रिय बच्चों नमस्कार। आज के सत्र में हम पी ब्लॉक तत्वों के रसायन के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके भाग 2। हमने इस पाठ का 17वां ग्रुप हैलोजन समाप्त कर चुके हैं और अब जो है हमारा जो अध्ययन पिछले 2 सत्र से नोबल गैस के ऊपर चल रहा है। तो पी ब्लॉक तत्वों का रसायन भाग 2 समूह 18 नोबल गैस के संबंध में आज हम उनके उपयोगों के बारे में हम देखेंगे। तो जैसे कि हम पिछले सत्र में जान चुके हैं कि सभी नोबल गैस बहुत ही अक्रिय होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं नहीं करती हैं और इनके क्वथनांक बहुत निम्न होते हैं। ये सारी हमने जानकारी पिछले सत्र में हमने देखी थी। अब हम इनके उपयोगों को देख रहे हैं। तो इनके गुणों के आधार पर इन सभी गैसों का ज़्यादातर उपयोग बल्बों में, ट्यूबलाइट्स में और विसर्जन नलिकाओं में होता है इनको भरने के लिए, क्योंकि ये अक्रिय होती हैं और फिलामेंट की रक्षा करती हैं। फिलामेंट इससे लंबे समय तक चलती हैं। तो हम एक एक करके सभी गैसों का उपयोग देखेंगे। तो सबसे पहला जो गैस है वो है हीलियम। सबसे पहली गैस है हीलियम। मैं उसका संकेत लिख रहा हूँ। हीलियम ये नोबल गैसों में सबसे ऊपर के आवर्त में है, पहले नंबर की गैस है। इसका क्वथनांक बहुत ही निम्न है, 4.2 केल्विन। इसका जो क्वथनांक है 4.2 केल्विन होने के कारण या लगभग ऋण 269 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसका क्वथनांक है। तो इसका उपयोग इसी गुण के कारण ये बहुत उपयोगी है। तो चूंकि इसका क्वथनांक बहुत ही कम है, इसका उपयोग क्रायोजेनिक रेफ्रिजरेटर, क्रायोजेनिक यानी अत्यंत शीत या बहुत ही ठंडे रेफ्रिजरेटर्स में इसका उपयोग होता है, या ऐसी प्रौद्योगिकी में इसका उपयोग होता है जहां बहुत ही निम्न तापमान की जरूरत होती है। तो इसका उपयोग सुपर कंडक्टिव मैग्नेट, आजकल बहुत ही पावरफुल मैग्नेट बनाए जाते हैं जो बहुत सारी प्रौद्योगिकियों में उसका उपयोग होता है, जो बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। और सुपर कंडक्टिव मैग्नेटों में इसका उपयोग कूलिंग एजेंट के रूप में होता है। चूँकि हमने अभी देखा कि ये बहुत ही निम्न तापमान है, इसका बहुत ही लोवेस्ट इसका टेम्परेचर होता है। तो क्रायोजेनिक के रूप में इसका उपयोग सुपर मैग्नेट को ठंडा रखने में इसका उपयोग होता है लिक्विड हीलियम का। इसके अलावा हीलियम का उपयोग कुछ विशेष टेक्निक्स हैं, खासकर MRI मैग्नेटिक रीजनिंग इमेजिंग, ये चिकित्सीय क्षेत्रों में इसका उपयोग होता है। और इंडस्ट्रियल एरिया में साथ साथ जब हम आणविक या परमाणविक संरचना देखते हैं किसी यौगिक की या अणुओं की या क्रिस्टल की संरचनाएं जब हम देखते हैं, तो वहाँ पर ये MRI इसका उपयोग होता है, मैग्नेट रिजोनिंग इमेज। तो इस एक विधि है जो आजकल खास करके हॉस्पिटलों में इसका उपयोग होता है, शरीर के सारे अंगों के चित्र लेने में। इसके अलावा एक और टेक्निक है जिसका नाम है NMR और NMRI। ये सारी यही टेक्निक्स हैं और इन सभी में हीलियम गैस का उपयोग होता है, इनका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा प्रयोगशालाओं में, रासायनिक प्रयोगशालाओं में गैस क्रोमेटोग्राफी में
गैस क्रोमेटोग्राफी में माध्यम के रूप में हम हीलियम का प्रयोग करते हैं। इसके साथ इसका अगला जो उपयोग है, हमने यहाँ पर एक उपयोग और देखा कि गैस क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी हमने कक्षा 11वीं में पढ़ा है, टेक्निक है एक, उसी में ही गैसों की वो जो है क्रोमेटोग्राफी है, उसमें हीलियम माध्यम के रूप में उपस्थित होता है। इसके अलावा हीलियम का अगला उपयोग हम देखते हैं। हीलियम चूंकि वायु से बहुत हल्की होती है और वायु से बहुत हल्की होने के कारण इसे गुब्बारों में भरा जाता है। खास करके हम आजकल देखते हैं कि मौसम वाले गुब्बारे उड़ाए जाते हैं और उन मौसम वाले गुब्बारों में हीलियम गैस को भरी जाती है। इसके अलावा बहुत बड़े बड़े गुब्बारे भी होते हैं, बड़े बैलून्स भी होते हैं जिसमें बैठकर उड़ते हैं, उनमें भी हीलियम भरी जाती है। पहले हाइड्रोजन गैस जो है वो काफ़ी हल्की होती है हीलियम की तुलना में, लेकिन हाइड्रोजन गैस को गुब्बारों में भरना 1937 में एक घटना हो गई थी, डिजास्टर था, उसको हम कहते हैं हिंडनबर्ग डिजास्टर या दुर्घटना 1937 में हुई थी। इसमें एक बड़ा जो वायुयान के आकार का बहुत बड़ा गुब्बारा था, पहले वायुयान जब इतने ज़्यादा विकसित नहीं थे तो गुब्बारों को ही ट्रेवल के लिए यूज़ किया जाता था, उसमें हाइड्रोजन को भरी गई। तो हाइड्रोजन जो है उसके विशेषता ये है कि वो हल्की तो बहुत होती है, लेकिन वो जरा सी भी चिंगारी में अत्यंत विस्फोटक हो जाती है। तो उसमें ये दुर्घटना हुई और विस्फोटक उसमें हो गया। तो इसलिए गुब्बारों में उड़ने के लिए अब हाइड्रोजन को नहीं भरा जाता, हाइड्रोजन गैस का उपयोग अब ज़्यादा इन कामों में नहीं होता। उसके स्थान पर हीलियम को अब गुब्बारों में भरा जाता है। साथ ही साथ हीलियम जो है हल्की होने के कारण वायुयान के टायर में, यहाँ पर भी अब हाइड्रोजन का प्रयोग, हाइड्रोजन को नहीं यूज में लाया जाता। हाँ, वायुयान के जो टायर होते हैं उसमें हीलियम को भरा जाता है क्योंकि यह बहुत हल्की होती है। इसके पश्चात और हम देखते हैं हीलियम जो है वो, जो अभी हमने देखा कि इसका क्वथनांक बहुत कम है, इसके द्रव हीलियम का क्वथनांक बहुत कम होता है, इसलिए ऐसे थर्मामीटर बनाने में उपयोगी होते हैं जो बहुत निम्न तापमान पर काम करते हैं। हीलियम का उपयोग ये है कि जो गोताखोर होते हैं स्कूबा डाइविंग के लिए, गोताखोर या जो स्कूबा डाइविंग वाले होते हैं वो अपने साथ सिलेंडर में ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण ले जाते हैं। ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण ले जाते हैं क्योंकि हीलियम रक्त में बहुत कम घुलती है। पहले इसका उपयोग जब वायु का उपयोग होता था कि वायु को सिलेंडर में भरकर, यानी वायु मीन्स उसमें आपकी नाइट्रोजन भी रहती है और ऑक्सीजन भी रहती है, और शुद्ध ऑक्सीजन हम सांस लेने के लिए उसका उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि ज़्यादा 100% अगर शुद्ध ऑक्सीजन लेंगे तो वो हमारे फेफड़ों में गड़बड़ी कर देती है, खास करके फेफड़ों में पानी भरना शुरू हो जाता है, इसलिए उसका उपयोग नहीं किया जाता, शुद्ध ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करते। तो जब नाइट्रोजन गैस ले जाई जाती है स्कूबा डाइविंग के लिए गोताखोर समुद्र में, नाइट्रोजन गैस दाब में, समुद्र के दबाव में वो हमारे रक्त में घुल जाती है, और जैसे ही डाइवर्स या गोताखोर बाहर आता है, ये नाइट्रोजन दबाव हटते ही फिर से वापस बुलबुले के रूप में रक्त से बाहर निकलती है, जिससे शरीर में बहुत पीड़ा होती है, मृत्यु तक भी हो सकती है। तो इसलिए हीलियम का उपयोग स्कूबा डाइविंग में या गोताखोरी में ऑक्सीजन के मिश्रण के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। अगला उपयोग हम देखते हैं हीलियम का कि हीलियम चूंकि अक्रिय गैस है तो धातु कर्म में और वेल्डिंग में जहां पर कि अक्रिय वातावरण चाहिए, जहां अधिक अक्रिय वातावरण चाहिए वैसे स्थानों में यह उपयोग में लाई जाती है। हीलियम दमा के रोगियों को, हीलियम जो है वो दमा के जो रोगी हैं उनको ऑक्सीजन के साथ मिश्रित करके उसको दी जाती है। ऐसे उपकरण खास करके जैसे कंपास जो कि ज़्यादा वायु सुग्राही होते हैं, नमी सुग्राही होते हैं, उनमें भी हीलियम गैस को भरी जाती है। तो इस तरह से हमने
हीलियम के उपयोगों का अध्ययन किया, देखा कि हीलियम जो है हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है। अगला जो गैस है वो है आर्गन। उपयोग के आधार पर हम देखते हैं नियॉन और आर्गन। तो हम यहाँ पे जैसे शुरू में ही मैंने कहा कि इनको बल्बों में भरा जाता है, अक्रिय होने के कारण फिलामेंट इन गैसों की उपस्थिति में जल नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर हम लेते हैं आर्गन का उपयोग देखते हैं। आर्गन ये वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली वायुमंडल में नोबल गैसों में, जो नोबल गैस हैं उनमें आर्गन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो आर्गन का जो उपयोग है ये विद्युत बल्बों में भरने में किया जाता है। विसर्जन नलिकाओं में भरने में, ट्यूबलाइट्स में भरने में इसका उपयोग होता है, क्योंकि ये अक्रिय होती है और फिलामेंट की जो लाइफ है उसको बढ़ा देती हैं, उसको जलने से बचाती। दूसरा इसका उपयोग है वेल्डिंग में। ऐसी वेल्डिंग जहाँ पर अक्रिय वातावरण भी चाहिए, तो धातु कर्म में, वेल्डिंग में, खास करके ये एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील के वेल्डिंग में इसको उपयोग में लाया जाता है। इसको धातु कर्म में, इसका उपयोग कहाँ पर होता है? धातु कर्म और वेल्डिंग में। वेल्डिंग में खासकर किसकी वेल्डिंग में? एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग में। स्टेनलेस स्टील की ये वेल्डिंग में इसका उपयोग होता है। एवं इसका भी उपयोग उन स्थानों पर होता है, उन उपकरणों में भरने में होता है जो अधिक वायु सुग्राही होते हैं। उन उपकरणों में आर्गन को भरा जाता है। इसके पश्चात अगला जो है हमारे पास, आर्गन के पश्चात अगला नोबल गैस जो है वो है नियॉन। नियॉन का उपयोग भी बल्ब, ट्यूबलाइट आदि में फिलिंग के लिए होता है। नियॉन, इसका भी उपयोग किस में होता है? बल्बों में, विद्युत बल्बों में इसका उपयोग होता है भरने में, ट्यूबलाइट्स में होता है। और नियॉन की विशेषता ये है कि नियॉन की भरी हुई जो ट्यूब होती हैं उसमें जब बहुत अधिक वोल्टेज डाला जाता है, 1000 वोल्ट जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो ये कई प्रकार से अलग अलग वोल्टेज पर और अलग अलग दबाव पर ये अनेक प्रकार के रंग उत्पन्न करती है। नीला, लाल, हरा, अनेक प्रकार के रंग उत्पन्न करती है, आकर्षक रंग ये उत्पन्न करती है। तो नियॉन लाइट की जो होती है उसका उपयोग खास करके विज्ञापनों में, साइन बोर्ड पहले बनाए जाते थे, बड़े बड़े साइन बोर्ड मकानों, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में टांगे जाते थे जो ट्यूब्स के बने होते थे, ट्यूबलाइट के, और वो ट्यूबलाइट रंग बिरंगी प्रकाश उत्पन्न करती थी। तो इसका उपयोग खास करके नियॉन का उपयोग विज्ञापनों में इसका होता है। तो विज्ञापन हेतु जो लाइट्स होती हैं वो इनका उपयोग होता है। तो विज्ञापन लाइट में इसका उपयोग होता है। इसके पश्चात अगली जो गैसें हैं क्रिप्टॉन और ज़ीनान। क्रिप्टॉन और ज़ीनान भी अक्रिय हैं, और जिस प्रकार से हम नियॉन और आर्गन का उपयोग करते हैं बल्बों में भरने में, वही उपयोग क्रिप्टॉन और ज़ीनान दोनों का है। वही उपयोग क्रिप्टॉन और ज़ीनान का है। जिस तरह से हम आर्गन का उपयोग करते हैं बल्ब का, नियॉन का उपयोग करते हैं, किंतु क्रिप्टॉन और ज़ीनान बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती हैं वायुमंडल में, और ये बहुत महंगी है। क्रिप्टॉन और ज़ीनान बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं और ये महंगी है। तो इनका उपयोग ज़्यादातर बल्बों में नहीं किया जाता। अब कुछ विशेष और महंगे जो बल्ब और उपकरण होते हैं उनमें इसका उपयोग होता है।
नियान इसमें हम देखते हैं क्रिप्टॉन का, खास करके फोटो फ्लैश, जो फ्लैश फोटोग्राफी होती है, फ्लैश फोटोग्राफी। फ्लैश फोटोग्राफी यानी कुछ क्षण के लिए बड़ा तेज, जिसको कि हम फ्लैश तो हम समझते हैं हिंदी में भी, कैमरे के जो फ्लैश होते हैं, तो फ्लैश फोटोग्राफी में तेज लाइट उत्पन्न करने के लिए कुछ क्षणों के लिए, कुछ सेकंड के लिए, सेकंड के कुछ भाग के लिए जब हम तेज लाइट उत्पन्न करते हैं तब इसका उपयोग होता है। बड़ी तेज लाइट होती है। इसके अलावा इसके लैंप बनाए जाते हैं, क्रिप्टॉन लैंप, साइन लैंप, यानी वार्निंग देने के लिए या चिन्ह यानी सिग्नल देने के लिए भी बनाए जाते हैं। तो क्रिप्टॉन लैंप ये सिग्नल के लिए, सिग्नल यानी सूचित करने के लिए खास करके इनका उपयोग होता है हवाई अड्डों पर, एयरपोर्ट पर इनका उपयोग होता है। ये बल्ब 1 सेकंड में 40 बार तक ये चमचमा सकते हैं, यानी ब्लिंकिंग करते हैं। और इनका उपयोग जो होता है वायुयानों को संकेत देने के लिए इनका उपयोग होता है। तो ये क्रिप्टॉन के उपयोग हैं, और वही उपयोग हैं जो क्या कहने से आर्गन और नियान के हैं, लेकिन चूंकि ये महंगे होते हैं इसलिए उनका उपयोग व्यापक नहीं है। अगला हम देखते हैं, इसी में ही अगली नोबल गैस वो है जीनान। तो जीनान ये भी क्रिप्टॉन के समान उपयोग वाला है। जिस प्रकार से जो उपयोग क्रिप्टॉन के हैं वही जीनान के भी हैं। तो जीनान के उपयोग भी वही हैं। पहला, बल्ब बनाने में, ये लाइट बल्ब हैं, ये बनाने में इनका उपयोग होता है। इनके जो बल्ब होते हैं जीनान के, ये बहुत ही उच्च कोटि के बल्ब हैं, उच्च कोटि का प्रकाश ये देते हैं। खासकर धुंधले में, कोहरे में इनका प्रकाश बहुत साफ दिखाई देता है। जैसे कि हैलोजन बल्ब आते हैं, खास करके इसमें हैलोजन बल्ब आते हैं, तो उन हैलोजन बल्बों के स्थान पर ये जीनान के लाइट बल्ब कारों में हेडलैम्प के रूप में, हेडलाइट जो होती हैं कारों की, वो बनाने में इनका उपयोग होता है ना। आजकल एक गाड़ी खास करके आ रही है Audi A4, उसमें ये हेडलैम्प लगे कार में, और ये बहुत ही साफ प्रकाश देता है। रात के समय में, कोहरे आदि में जब मौसम खराब होता है तो बहुत ही स्पष्ट और तेज चमकदार रोशनी ये देता है। तो इसमें इसका उपयोग है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जीनान के जो लैंप हैं वो हैलोजन के लैंप से ज़्यादा इको फ्रेंडली हैं, यानी ज़्यादा पर्यावरण की दृष्टि से ज़्यादा सुरक्षित। क्योंकि जब हैलोजन के लैंप टूटते हैं तो उसमें हैलोजनें निकलती हैं, और हम जानते हैं कि हैलोजन जो है खास करके ये पर्यावरण को, ओजोन मंडल को ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, और जीनान जबकि ये बिल्कुल सुरक्षित है। तो इसका उपयोग महंगे गाड़ियों में, हेडलैम्प में, बल्ब में उपयोग होता है, खास करके ऑटोमोबाइल हेडलैम्प में। अगला इसका उपयोग है ये एनेस्थीसिया देने में, जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया क्या है? जब कोई रोगी ऑपरेशन टेबल पे होता है तो ऑपरेशन करने के लिए उसको बेहोश करने की आवश्यकता होती है, तो इसको बेहोशी के लिए काम में लाया जाता है, एनेस्थीसिया देने के लिए यह उपयोगी है। तो इस तरह से हमने हीलियम, आर्गन, नियान, क्रिप्टॉन और जीनान, इनका हमने अध्ययन किया, इनके क्या उपयोग हैं। अब एक अंतिम बच गया है और वो है रेडॉन। रेडॉन चूंकि ये तो वायुमंडल में मिलता नहीं है और रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव गुण की वजह से इसका उपयोग जो है कैंसर के उपचार में होता है। कैंसर के उपचार में इसका उपयोग होता है।
कैंसर के उपचार में इनका उपयोग होता है, ठीक है। और इसका उपयोग जो है शरीर के कुछ अल्प विकसित अंग या ऊतक, ऐसे अल्प विकसित अंग या ऊतक होते हैं जो शरीर के काम में नहीं रह जाते हैं और उनका विकास नहीं हो पाता, उनको हटाने के लिए रेडान का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है अल्प विकसित अंगों को हटाने में। अगला इसका तीसरा उपयोग है गामा विकिरण, जो कि आवेशहीन विकिरण है। न्यूट्रॉन का विकिरण जो वह भी आवेशहीन है, तो गामा विकिरण, न्यूट्रॉन का विकिरण आदि ऐसे विकिरणों को पता लगाने में इसका उपयोग होता है रेडान का। तो ये हमने कुछ उपयोग थे अक्रिय गैसों का, हमने उनका अध्ययन किया, देखा कि ये किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है। अभी हमने यहाँ पर रेडान का उपयोग देखा। तो रेडान के उपयोग में जैसे कि मैंने कैंसर का उपचार बताया और अल्प विकसित अंगों का हटाने के बारे में भी बताया। इसका एक उपयोग यह भी है कि आजकल ये जो एक्सरे है, ये एक्सरे के व्युत्पन्न के रूप में, एक्सरे के व्युत्पन्न यानी एक्सरे के स्थान पर, इसको हम कहें कि एक्सरे के स्थान पर आजकल रेडान का उपयोग होता है, खास करके औद्योगिक रेडियोलॉजी में। औद्योगिक रेडियोलॉजी में इसका उपयोग होता है। तो ये हमने उसके उपयोग देखे। अब अगला हमारा जो बिंदु है नोबल गैस के संबंध में, तो वह है नोबल गैस के यौगिक और उन यौगिकों को कैसे बनाया जाता है, थोड़ा संक्षिप्त में, और नोबल गैस के जो यौगिक हैं उनकी संरचनाएं। तो अगला बिंदु है यौगिक कंपाउंड। नोबल गैस चूंकि अक्रिय होती हैं तो ये आसानी से कंपाउंड नहीं बनाती, यौगिक नहीं बनाती। रासायनिक इनकी अभिक्रियाएं बहुत ही कम हैं। एक दो तत्व हैं नोबल गैस जो हैं वो कुछ रासायनिक अभिक्रिया करती हैं, किसी भी प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया करती हैं, और बहुत ही कम इनके यौगिक ज्ञात हैं। तो चूंकि ये अक्रिय हैं और रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती, इनके जो अंतिम कक्ष है उस अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है, संयोजकता कक्ष पूरी भरी हुई है। फिर ये किस प्रकार से यौगिक बनाते हैं, तो ये मुख्य रूप से पहला जो इनका है उपसह संयोजन के द्वारा कुछ यौगिक ये बनाते हैं। हम एक उदाहरण देखते हैं। उपसह संयोजन के द्वारा ये यौगिक बनाते हैं। उपसह संयोजन, इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। ये इसके द्वारा कुछ यौगिक बना सकते हैं। एक उदाहरण हम यहाँ देखते हैं कि बोरान ट्राइफ्लोराइड, ये बोरान ट्राइफ्लोराइड BF3, ये एक लुईस अम्ल है। लुईस अम्ल क्या है और लुईस क्षार क्या है? लुईस अम्ल ये इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं, अर्थात कहीं से भी जब इनको एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या एकाकी इलेक्ट्रॉन इनको मिलेगा तो ये ग्राही होंगे, ग्रहण करते हैं। तो ये जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं वो लुईस अम्ल, और जो स्पीसीज या ऐसे यौगिक या ऐसे परमाणु या हम कहें आयन जो इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान देते हैं, डोनेट करते हैं, वो क्षार।
BF3 बोरान ट्राइफ्लोराइड ये लुईस अम्ल है, इससे आर्गान क्रिया कर सकता है। आर्गान क्या करता है? चूंकि इनकी आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है और कुल 4 इलेक्ट्रॉन युग्म इनके पास हैं। एक s ऑर्बिटल में, ये अंतिम कक्षा की बात हो रही है, जो संयोजी कक्षा है, जो सबसे आखिरी कक्षा है उसकी, तो उसमें s और p इलेक्ट्रॉन है, s और p कक्षा है। s में 2 इलेक्ट्रॉन है यानी 1 जोड़ी इलेक्ट्रॉन है, और p कक्षा जो है उसमें 3 जोड़ियां इलेक्ट्रॉन की हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 3 है। तो आर्गान क्या करता है? इसके साथ Ar BF3 इस तरह से जुड़कर एक उपसहसंयोजी यौगिक बना रहा है। यहाँ पर जो एरो का जो निशान है ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, बंध है, यानी उपसहसंयोजी बंध है। उपसहसंयोजी बंध या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हम उसे कहते हैं, या संयोजकता उसे कहते हैं, जब कोई अकेला परमाणु या आयन एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन दान में संयोजकता बंध के लिए देता है, एक जोड़ी देता है अकेला, और उसका उपयोग साझा में जब ये देता है एक जोड़ी, उसका उपयोग लेने वाला और देने वाला दोनों साझा में उपयोग करते हैं। लेकिन जो साझा में एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन देता है वो उससे एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन साझे में नहीं लेता, केवल देता है, साझा में लेता नहीं है। तो इसमें यहाँ पर आर्गान एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन इसे दे रहा है और उप सहसंयोजन के द्वारा ये यौगिक यहाँ पर बंध से हमको दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें कि आर्गान 2 आर्गान जब देंगे तो किस प्रकार से बंध बन सकता है? इस तरह से। और अगर 3 देंगे इस प्रकार से उपसहसंयोजन के द्वारा यौगिक बनते हैं। अगली जो यौगिक बनाने की जो प्रक्रिया है इनकी, वो है क्लेथरेट के द्वारा। क्लेथरेट क्या है? क्लेथरेट का अर्थ होता है बंद या क्लोज। जब खास करके आर्गान जल में थोड़ी मात्रा में घुली होती है और उसे हम बहुत ही ठंडा कर देते हैं, बहुत ही ठंडा करके उसको ठोस अवस्था में ले आते हैं, बर्फ बना लेते हैं, तो उस बर्फ के अंदर में आर्गान के परमाणु जो हैं वो बंद हो जाते हैं और पानी के अणुओं के बीच में वो जाकर फंस जाते हैं और बंद हो जाते हैं। इसे हम कहते हैं क्लेथरेट। तो इस प्रकार के क्लेथरेट यौगिक भी बनाते हैं। दूसरा उदाहरण ये है कि आर्गान या क्रिप्टॉन जो है इस प्रकार से क्लेथरेट होते हैं और क्यूनोन और पानी के जो मिश्रण है ना, एरोमेटिक ड्राई हाइड्रोक्सी जो यौगिक होते हैं उनमें और पानी के जो मिश्रण है उसमें भी नोबल गैसें इसी प्रकार से क्लेथरेट बनाती हैं। अगली जो विधि है वो है उत्तेजन के द्वारा। अगली जो हमने अभी कहा कि क्लेथरेट में, दूसरी विधि मैंने क्या कहा था? क्लेथरेट, इसमें हम बनते हैं। अगला हम देखते हैं उत्तेजन के द्वारा। उत्तेजन के द्वारा भी कुछ यौगिक बनते हैं। उत्तेजन खास करके जिनान के कुछ ऑक्साइड, जैसे हम यहाँ पर उदाहरण के लिए देखें कि Xe3 कैसे बनेगा। Xe3 कैसे बनेगा? यहाँ हमारे पास है जिनान हेक्साफ्लोराइड। ये जिनान का एक फ्लोराइड है। ये इसका जल अपघटन होता है। जल अपघटन होने पर ये बनाता है Xe
O3 जिनान ट्राइऑक्साइड, और यह बनाता है HF। ये एक उदाहरण मैंने बताया किस प्रकार से यौगिक बन रहा है। तो समीकरण को जरा हम संतुलित कर लें इस तरह से। इसके अलावा सन 1962 में बर्थलेट ने देखा कि वो अध्ययन कर रहा था कि ऑक्सीजन का, खास करके ऑक्सीजन का आयनन ऊर्जा, ऑक्सीजन की आयनन ऊर्जा जो है और जीनान की आयनन ऊर्जा लगभग बराबर होती है। ऑक्सीजन की आयनन ऊर्जा जो होती है वो है ऑक्सीजन की आयनन ऊर्जा किलो जूल प्रति मोल होती है। लगभग है ये, कई जगह में 171 है, किसी पुस्तकों में 175 भी है, 11,175 भी है, ठीक है। और जीनान की आयनन ऊर्जा ये होती है 1,170 किलो जूल प्रति मोल। तो 1962 में बर्थलेट ने प्लेटिनम फ्लोराइड और ऑक्सीजन की क्रिया से, प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड और ऑक्सीजन की क्रिया से एक यौगिक बनाया था। वो यौगिक था पीले कलर का O+ PT यानी प्लेटिनम और F हेक्साफ्लोराइड। ये एक उसने यौगिक बनाया था। तो उसे देखकर उसको लगा कि जब ऑक्सीजन इस प्रकार से यौगिक यहाँ पर बना रहा है तो चूंकि अब इन दोनों की आयनन ऊर्जा में ज़्यादा अंतर है नहीं। कई पुस्तकों में जो हम यहाँ पर देखते हैं 11,171 भी है और कई जगह ये 175 भी शो की गई है। जो भी है, कुल कहने का अर्थ यही है कि ऊर्जा में ज़्यादा अंतर नहीं है, आयनन ऊर्जा में। तो उसने सोचा कि जब यहाँ पर ऑक्सीजन से ये यौगिक बन सकता है, इसी के आधार पर हम चाहें तो जीनान का यौगिक भी बना सकते हैं। और उसने अंत में प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड और जीनान की अभिक्रिया करवाई, प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड और जीनान की अभिक्रिया करवाई और इसी तरह का उसने यौगिक प्राप्त किया। ये यौगिक उसने प्राप्त किया। तो इस तरह से जब ये यौगिक बनने लगे तो अन्य यौगिक भी फिर बनाए जाने लगे, खास करके जीनान और फ्लोरीन की अभिक्रिया से। जीनान और फ्लोरीन को जब निकल यहाँ उत्प्रेरक की उपस्थिति में निकल ट्यूब में गर्म किया जाता है, जब निकल ट्यूब में गर्म किया जाता है लगभग 675 डिग्री केल्विन पर, लगभग 675 डिग्री केल्विन पर जब गर्म किया जाता है जीनान और फ्लोरीन को, किसकी उपस्थिति में, निकल में या निकल ट्यूब में बंद करके, निकल ट्यूब में जब बंद करके इसे किया जाता है 675 डिग्री केल्विन के आसपास तापमान पर समान लगभग आयतन जो है समान आयतन में इसको गर्म किया जाता है लेकर। जब आयतन समान रख के इसको गर्म किया जाता है तो यह बनाता है जीनान डाइफ्लोराइड, यह बनाता है जीनान डाइफ्लोराइड। इसी प्रकार की अभिक्रिया 1 और 5 अनुपात में लिया जाए, जब इनको 1 और 5 अनुपात में लिया जाए और 5 ATM का दाब भी यहाँ पर दिया जाए, 5 ATM का दाब भी दिया जाए और
इस अभिक्रिया को जब हम करवाते हैं तो ये अगले प्रकार का जिनान टेट्राफ्लोराइड बनाती है, जिनान टेट्राफ्लोराइड बनाती है। उसी तरह से यह जिनान हेक्साफ्लोराइड भी बनाती है जब दाब को 50 से 60 वायुमंडल की उपस्थिति में रखा जाता है और तापमान 575 केल्विन इसी परिस्थिति में 575 केल्विन और 50 ATM वायुमंडलीय दाब पर जब इसे गर्म किया जाता है तो यह जिनान हेक्साफ्लोराइड बनाती है। तो ये कुछ विधियां हैं जिनके द्वारा उत्कृष्ट गैसों के यौगिकों का निर्माण होता है। इसे हमने संक्षिप्त में देखा। अब इस पाठ का जो मुख्य भाग है वो है कि जिनान के कुछ यौगिकों के बारे में हम देखेंगे, उनकी संरचनाएं, उनकी आणविक संरचना को हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये आणविक संरचनाएं उनकी होती हैं और कैसे आणविक संरचनाओं का निर्माण होता है, उनकी आकृति क्या है और किस प्रकार का उनमें संकरण है। तो सबसे पहले हम लेते हैं यौगिकों की संरचनाएं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यौगिकों की संरचना। तो अभी हमने यहाँ कुछ यौगिक देखे। कौन कौन से यौगिकों के बारे में मैंने बताया? पहला तो मैंने बताया जिनान यानी जिनान के फ्लोराइड, जिनान के फ्लोराइड, 3 फ्लोराइड अभी मैंने बताया। एक जिनान डाइफ्लोराइड, दूसरा जिनान टेट्राफ्लोराइड, तीसरा है जिनान हेक्साफ्लोराइड। इसके 2 ऑक्साइड के बारे में भी मैं बताना जा रहा हूं। वो है जिनान ट्राई ऑक्साइड, जिनान टेट्रा ऑक्साइड। इसके अलावा जिनान के ऑक्सीफ्लोराइड, यहाँ पर हम 2 ऑक्सीफ्लोराइड को देखते हैं। एक है जिनान OF2 XeOF2, दूसरा है जिनान जिनान ऑक्सीटेट्राफ्लोराइड है। इसमें जिनान के साथ 1 ऑक्सीजन का परमाणु और 4 फ्लोरीन के परमाणु हैं। और एक है जिनान O2 और F2। ये कुछ यौगिक हैं जिनान के जिनकी की संरचनाओं का हम अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार की इनकी संरचना होती है। तो सबसे पहले जब हम संरचनाओं का अध्ययन करते हैं तो जिनान के फ्लोराइड को लेंगे और जिनान के जो फ्लोराइड हैं ये बनने में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो है संकरण। ये संकरण के द्वारा बनते हैं और संकरण हम कक्षा 11वीं में भी पढ़ चुके हैं। sp संकरण, sp2 संकरण, sp3 संकरण, उसके बाद sp3d संकरण और 12th में भी हमने सबसे जो पहला जो चैप्टर है, अध्याय है, पहला दूसरा अध्याय, पहला जो अध्याय है उसमें भी हमने इसका अध्ययन किया है। sp3d, sp3d2,
और sp3d3 इन संकरणों का हमने या हाइब्रिडाइजेशनों का हमने अध्ययन किया है। और हाइब्रिडाइजेशन क्या है ये हमको मालूम है कि परमाणुओं के जो संयोजकता कक्ष होते हैं जिनमें ज़्यादा अंतर ऊर्जा का नहीं होता, ये कक्षक आपस में अपनी ऊर्जाओं को मिलाते हैं और उतनी ही संख्या में नए कक्षकों का समान ऊर्जा वाले, समान गुणों वाले नई कक्षकों का निर्माण करते हैं और इसमें ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है जो बराबर होता है। ये हम संकरण के बारे में जान रहे हैं। तो इनमें इन्हीं संकरण के आधार पे हम जीनान के हैलाइड और जीनान के ऑक्साइड की संरचनाओं का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं जीनान के जो फ्लोराइड हैं, 3 फ्लोराइड, इनका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये लेते हैं कि जो जीनान है उसकी आखिरी कक्षा, जीनान की आखिरी जो कक्षा है वो होती है 5s और 5p। आखिरी कक्षा है 5s और 5p। 5s में कुल 2 इलेक्ट्रॉन है, 5p में कुल 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कुल मिलाकर आखिरी कक्षा में 4 जोड़ियां हैं इलेक्ट्रॉनों की, टोटल संख्या है 8। इसकी अगली कक्षा जो होती है 5वीं कक्षा वो होती है D, और वो D कक्षा खाली होती है, वह D कक्षा खाली होती है। तो मैं इसे ही बना रहा हूं 5s 5p और 5d। तो s कक्षा में ये 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद p कक्षा, p जो है इसमें 3 कक्षक होते हैं x y z। इन 3 कक्षाओं में यहाँ पर ये सिंगल इलेक्ट्रॉन पहले जाते हैं और उसके बाद चूंकि 6 इलेक्ट्रॉन है तो नियमानुसार, है ना, हम यहाँ पर नियम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉन के भरे जाने का। तो नियमानुसार जब आगे जगह नहीं होती है कक्षा में तो ये इलेक्ट्रॉन जोड़ियां बनाते हैं इस तरह से, और अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या p में है 6। तो ये हमने यहाँ पर देखा। और ये है 5d। इस 5d में कुल 5 कक्षाएं हैं, उपकक्षक हैं, और ये 5 उपकक्षक खाली हैं, इलेक्ट्रॉन इनमें नहीं है। तो यहाँ हमने ये संरचना जो देखी है ये है जीनान की, यह संरचना जीनान की है। इसमें जब संकरण होगा तो सबसे पहले ये जो pz जो इलेक्ट्रॉन है, pz के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके उत्तेजित होते हैं और उत्तेजित होकर ये चले जाता है एक इलेक्ट्रॉन, ये जो जोड़ी है इनकी टूट जाती है, ये जो जोड़ी है ये ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है इलेक्ट्रॉन की, और वो इलेक्ट्रॉन डी कक्षा में चला जाता है, वह इलेक्ट्रॉन डी कक्षा में चला जाता है। इसे हम यहाँ देखते हैं अगले इसमें स्टेज में। तो यहाँ हमें ये देखो, यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है प्रोमोट होकर 5d में चला गया, 5p का इलेक्ट्रॉन ये 5d में चला गया, और 5d में जाकर हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल हो गए। अब इनके बीच में जब संकरण होता है तो ये जो संकरण है इसका नाम है sp3d। sp3
3D। कुल यहाँ पर जो कक्षाओं की संख्या है नई बनी 1 2 3 4 5, एक S, 3 P और एक D। इस संकरण के द्वारा ज़ीनान डाइफ्लोराइड का निर्माण होता है। तो इसके द्वारा ज़ीनान डाइफ्लोराइड का निर्माण होता है। फिर अगली अवस्था और आती है, चूंकि अभी समय इसमें शेष नहीं है, मैं इसको अगले सत्र में इसके बारे में हम देखेंगे कि अगला जो हाइब्रिडाइजेशन है वो इस उत्तेजन के द्वारा किस प्रकार से होगा।